नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, जिसका टॉपिक है सीखने के उद्देश्यों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक का वर्गीकरण एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से 2021 में 11 प्रश्न, 2020 में 6 प्रश्न तथा 2020-21 री एग्जाम में 4 प्रश्न पूछा गया है। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग थ्योरी और प्रश्न दोनों देखिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देखेंगे इस टॉपिक का। आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि थ्योरी के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। जब तक प्रश्न नहीं हल करेंगे आप लोग, आपको लाभ नहीं होगा। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, टॉपिक 4 सीखने के उद्देश्यों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक का वर्गीकरण एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण किसी भी अधिगम के अनुभवों को सुगम व सुदृढ़ एवं मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षक को अध्यापन तथा सीखने के उद्देश्यों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम। टेक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण प्रणाली। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। प्रोफेसर डॉक्टर बीस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, बुक का नाम भी याद रखना, को वर्गीकरण किया तथा अधिगम उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। पहला, ए ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, बी भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, सी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ए टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन। इसका संबंध सूचनाओं के एकत्रीकरण से है। पॉइंट को याद रखना आप लोग। इसके अंतर्गत ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशल के विकास से होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के मुख्य फोकस बौद्धिक कौशल है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मुख्य फोकस बौद्धिक कौशल होता है। यह बीएड 2021 में पूछा जा चुका है, इसलिए पॉइंट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट महत्वपूर्ण है मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मुख्य फोकस कहाँ पर होता है? बौद्धिक कौशल पर। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने 1956 में इसे 6 वर्गों में आरोही क्रम में सरल से कठिन की ओर वर्गीकृत किया। इस पॉइंट को भी ध्यान देंगे आप लोग। 2021 में बीएड में पूछा जा चुका है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, 5वां संश्लेषण और 6 नंबर मूल्यांकन। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। ज्ञान सबसे सरल तथा मूल्यांकन सबसे कठिन स्तर है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। इन 6 में ज्ञान सबसे सरल तथा मूल्यांकन सबसे कठिन स्तर है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग निम्न स्तर है। ध्यान रखना, जो पहले 3 हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये निम्न स्तर हैं। और जो बाद के 3 पॉइंट हैं विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उच्च स्तर है। इसमें मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर है और ज्ञान सबसे निम्न स्तर है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। यह बीएड 2021 में पूछा जा चुका है पॉइंट। उसमें यही पूछा गया था कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन से आते हैं। ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण किस उद्देश्य के अंतर्गत
आते हैं। उसका आंसर था ज्ञानात्मक पक्ष। 2021 में पूछा गया ये पॉइंट, तो आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको लाभ होगा। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक, नॉलेज, ज्ञान। यह सबसे निम्न स्तर है, मैंने पहले बता दिया था, यह सबसे निम्न स्तर है। इसमें विद्यार्थी किसी विषय के तथ्यों, सिद्धांतों, संबंधों, विचारों, परिभाषाओं, अनुमानों, क्रियाओं और विषय वस्तु के ऐतिहासिक क्रम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। इस समूह ने एक नवीन टेक्सोनॉमी का निर्माण किया, जिसका आधार स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस पॉइंट को याद रखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा सरल से कठिन की ओर था। इसके 3 भाग हैं, यह पॉइंट भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। पहला ए, विशिष्ट बातों का ज्ञान जैसे तथ्य तथा पद। बी, साधनों तथा उपायों का ज्ञान जैसे परंपराओं, क्रम, प्रवृत्तियों, कसौटियों, विधियों तथा वर्गों। सी, सार्वभौमिक एवं अमूर्त तथ्यों का ज्ञान जैसे प्राणिमों एवं सामान्यीकरण। दूसरा नंबर है बोध। इसमें अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही बोध कहलाती है। ध्यान रखना आप लोग, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही बोध कहलाती है। या बीएड 2021 में सेम प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। मैंने पहले ही बताया, इससे 11 प्रश्न 2021 में ही पूछा गया इस टॉपिक से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बुक को भी बार बार पढ़िए। यदि आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहता है, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ उसमें सेंड कर देता हूं। आप वीडियो को देखिए बार बार और पीडीएफ को बार बार पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जितनी बार चाहें आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बोध का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही बोध कहलाती है, 2021 में पूछा गया है। इसके 3 भागों में इसे बांटा गया है। कौन सा? अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। अगला पॉइंट है अनुप्रयोग। ध्यान रखना, हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष ही देख रहे हैं, इसमें तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोग। ज्ञान का नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना ही प्रयोग या अनुप्रयोग कहलाता है। इसका प्रयोग ज्ञान, बोध, उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। जो इसके पहले के 2 पॉइंट हैं, ज्ञान, प्रयोग के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भी 3 स्तर हैं, सामान्यीकरण करना, निदान करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। अगला पॉइंट है चौथा, विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण का अर्थ है अलग करना, अर्थात एक को अनेक करना। अगर प्रश्न आप देखते होंगे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है विश्लेषण करो, इसका मतलब उसका पॉजिटिव निगेटिव सारे पॉइंट को आपको बताना है। तो कई पार्टों में एक तरह से आपको अलग अलग खंड में उसे बताना है। तो विश्लेषण का मतलब होता है कि अलग करना, अर्थात एक को अनेक पार्टों में बांट देना। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण से पूछा गया है। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करना विश्लेषण कहलाता है। यह पॉइंट 2021 में पूछा गया है। मैंने पहले बताया 11 प्रश्न 21 में पूछा गया सिर्फ इसी टॉपिक से, इसलिए आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो री एग्जाम दे रहे हैं उन्हें लाभ हो। सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। विश्लेषण अर्थात किसी विषय वस्तु का पॉजिटिव एवं निगेटिव पॉइंट का वर्णन करना। मैंने पहले बताया निगेटिव और पॉजिटिव सारे पॉइंट को बताना है। इसके भी 3 स्तर हैं। कौन से? तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, नियमों का विश्लेषण। अगला पॉइंट है 5वां, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण मतलब होता है अलग करना। तो संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना, अर्थात अनेक को एक करना। कई पार्ट में है उसको एक करना संश्लेषण, लेकिन एक पार्ट को कई पार्ट में बांटना विश्लेषण। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न पूछे गए हैं इससे। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में समन्वित अर्थात जोड़ करके संपूर्ण का निर्माण किया जाता है तथा अमूर्त संबंधों की खोज की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अमूर्त संबंधों की, मूर्त नहीं, अमूर्त जो दिखाई नहीं देते हैं उसकी खोज की जाती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछा गया है यह पॉइंट। इसमें तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है। इसके भी 3 स्तर हैं, नवीन संप्रेषण का उत्पादन, नवीन योजना बनाना, अमूर्त संबंधों के समुच्चय का निर्माण। अगला पॉइंट है इसमें ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन, या सबसे
उच्चतम स्तर है। बीएड 2021 में यही पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा सबसे उच्चतम स्तर होता है, तो मूल्यांकन सबसे उच्चतम स्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट करते हैं। आप यूपी टेट दिए होंगे 2017 के मैक्सिमम प्रश्न, जूनियर में तो 100% पूछ लिए गए थे, 150 में 150, तो प्रश्न कहीं से भी उठाएगा, प्रश्न रिपीट मैक्सिमम करता ही है। इसके अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य मानदंडों का आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु, घटना, तथ्यों आदि के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ध्यान रखना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उसकी उपादेयता एवं उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेते हैं। आलोचनात्मक, ये पॉइंट भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना इसको। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं: आंतरिक साक्ष्यों पर मूल्य निर्धारण, बाह्य कसौटियों के आधार पर मूल्य निर्धारण। अगला पॉइंट है भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण था, अब हम लोग देखेंगे भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। यह भी पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संबंध हृदय तथा आंतरिक भावनाओं एवं अनुभवों से है। इसका संबंध दृष्टिकोण, मूल्यों और रुचियों से भी है। यह बीएड 2021 में पॉइंट पूछा गया था, ये पॉइंट कि इसका संबंध किससे है, तो दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक। इस पक्ष से संबंधित लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं। जो भावनात्मक होते हैं, मतलब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो गलत काम जल्दी नहीं करते हैं। तो ये 2021 में आ चुका है। इसका संबंध प्रशंसा से भी है। अगर किसी की प्रशंसा कर दो तो देखो बहुत खुश हो जाएगा, आप कोई भी काम करवा सकते हैं। जो लोग बहुत कूटनीतिक होते हैं वो लोग अक्सर सामने आपको पहुंचते ही आपकी प्रशंसा कर देंगे, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा मेरी प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता हो कुछ काम निकालना चाहता हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका संबंध प्रशंसा से है। तो बीएड 2020 में यह टॉपिक पूछा गया है। इस पॉइंट को चरित्रीकरण इसका सबसे ऊंचा स्तर है, ध्यान रखना, इसका चरित्रीकरण, इसमें भी 6 पॉइंट है। तो अनुग्रहण जो है, आग्रहण सबसे निम्न पॉइंट और चरित्रीकरण इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है। जैसे ज्ञानात्मक में ज्ञान सबसे निम्न और मूल्यांकन सबसे ऊंचा था, उसी तरह से भावनात्मक में आग्रहण सबसे नीचा और चरित्रीकरण सबसे ऊंचा स्तर है। डॉक्टर बीस ब्लूम और उनके सहयोगी क्रथवाल एवं मारिया ने 1964 में इसके शैक्षिक उद्देश्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया। पॉइंट है आग्रहण, अनुक्रिया करना, आकलन, धारणा या विचार, संगठन, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। इसको विस्तार से देखते हैं। आग्रहण, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार अभिप्रेरित अर्थात मोटिवेट करना चाहिए कि वह मानवीय मूल्यों को भली भांति ग्रहण करने के लिए पर्याप्त इच्छा जागृत करे। ध्यान रखना, मानवीय मूल्यों जो ह्यूमन एथिक्स हैं, नैतिक चीज़ें हैं, उसे ग्रहण करे। इसके 3 स्तर हैं: चेतना, ग्रहण करने की इच्छा शक्ति, नियंत्रित ध्यान। अगला पॉइंट है अनुक्रिया करना। यह स्तर उचित अनुक्रिया से संबंधित है। इसके भी 3 स्तर हैं: अनुक्रिया सहमति, अनुक्रिया करने की इच्छा, अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना। अगला पॉइंट है आकलन, वैल्यूइंग, कीमत। इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके भी 3 स्तर हैं: क्रिया मूल्य की स्वीकृति, किसी मूल्य के लिए अधिक लगाव, प्रतिबद्धता। अगला पॉइंट है धारणा। इसके अंतर्गत विद्यार्थी उपर्युक्त निर्मित मूल्यों में समता, भिन्नता व संबंध स्थापित कर धारणाओं का निर्माण करता है। संगठन, शिक्षक को मूल्यों को अच्छी तरह समझकर ऐसी प्रणाली में गठित करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में एक सशक्त चरित्र उभर सके। इसके 2 स्तर हैं: एक समान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठित करना, मूल्यों में अंतः संबंध का निर्धारण करना। अगला पॉइंट इसका है चरित्रीकरण। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों के समन्वय से उत्पन्न जिस मूल्य प्रणाली या चरित्र की भूमिका बन चुकी होती है उसे विशेष रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके आधार पर ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, भावनात्मक पक्ष के मूल्यों में
चरित्रीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, लोग किसी का चरित्र अच्छा रहता है सबसे अच्छा माना जाता है। इसके दो स्तर हैं, मूल्यों का सामान्यीकरण करना, मूल्यों का चरित्रीकरण करना। अगला पॉइंट है क्रियात्मक सी, क्रियात्मक जिसे मनोपेशी भी कहते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। सर, हम लोग ब्लूम के आधार अनुसार अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो पहला ज्ञानात्मक पक्ष था, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। अब हम लोग क्रियात्मक उद्देश्य को देखेंगे। इसका संबंध व्यवहारिक कार्यों एवं अभ्यास से है। इसके द्वारा विद्यार्थी की क्रियाओं के परीक्षण तथा कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। यह शारीरिक क्षेत्र और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। बीएड 2021 में यह पॉइंट पूछा गया है। यह क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। यह क्षेत्र शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। ध्यान रखना, यह क्षेत्र जो है शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। बीएड 2020 में पूछा गया है। सिम्पसन ने 1969 में इसके शैक्षिक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा। बीएड 2020 में पूछा गया है। ये 6 भाग हैं: उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण। समायोजन ध्यान रखना, जोड़ना, एक तरह से सामंजस्य, जैसे दो लोग हैं मिल के कोई काम करो तो समायोजन है। ये पॉइंट पूछा गया है, मैंने इसलिए कहा। और पांचवा है आदत निर्माण, छठा है आदत निर्माण, पांचवा है स्वाभाविकरण, छठा है आदत निर्माण। इसे विस्तार से देखते हैं। उद्दीपन, इसमें किसी कार्य के प्रति उद्दीपन प्रदान किया जाता है या उत्तेजना। उद्दीपन मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न की जाती है। इसके 2 स्तर हैं, अनुकरण, वाय पुनरावृत्ति। दूसरा पॉइंट है कार्य करना। इसमें किसी उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पर कार्य का संपादन होता है। इसके अंतर्गत किसी भी कौशल में निहित विभिन्न तत्वों का क्रमबद्ध किया जाता है, विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध किया जाता है। इसके 3 स्तर हैं, निर्देश पालन, चयन, स्थिरीकरण। तीसरा पॉइंट है नियंत्रण। ये क्रिया उद्देश्य में है। कार्य का संपादन करते समय बालक अपनी क्रियाओं एवं गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसके 2 स्तर हैं, शुद्धता, पुनः निर्माण। अगला पॉइंट है समायोजन। पारस्परिक अंतर संबंध ही समायोजन है। बालक अपनी क्रिया पर नियंत्रण करके विभिन्न कार्यों या क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। इसके 2 स्तर हैं, क्रमबद्धता, संगति। अगला पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य में स्वाभाविकरण। इसमें बालक की कार्य करने की कार्यशैली बन जाती है तथा बालक फिर अपनी सभी गतिविधियों का कार्य का संपादन अपने स्वाभाविक ढंग से करने लगता है। इसका लास्ट पॉइंट है आदत निर्माण। क्रियात्मक उद्देश्य का अंतिम पॉइंट है आदत निर्माण। इसमें बालक के कार्य करने की शैली उसकी आदत बन जाती है तथा उसमें कार्य करने की आदत का विकास हो जाता है। इसमें अगले पॉइंट हैं, सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के 1969 में 5 स्तर बताए हैं। इसके पहले 6 स्तर के क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या किए हैं, सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के 5 स्तर बताए हैं। इसके पहले हमने देखा 6 स्तर थे, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। लेकिन इन्होंने सिम्पसन जी ने क्या किया, 1969 में इसके 5 स्तर बताए हैं। वो 5 स्तर हैं, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। अगला पॉइंट ध्यान रखना, सिम्पसन के बाद हैरो ने सन 1972 में क्रियात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण 6 भागों में प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो क्रियात्मक उद्देश्य के 6 भाग में थे, फिर 5 भाग में, और फिर सिम्पसन के बाद हैरो महोदय ने 1972 में क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण 6 भागों में प्रस्तुत किया। ध्यान रखना आप लोग, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट पूछ सकता है। सहज क्रियात्मक अंग का संचालन, दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, चौथा है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, 5वां कौशल युक्त अंग संचालन, छठा है संकेतित संप्रेषण। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, ध्यान रखना, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। प्रायः उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए इनको व्यवहारिक रूप में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने से उद्देश्यों का विशिष्टीकरण शिक्षण
अधिगम कार्य में प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित कारणों से हुई। पहले इसके जो था उद्देश्य थे तो वर्गीकरण किया गया था, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इसके 3 कारण दे रहे हैं ये लोग। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है, इसलिए व्यवहारिक रूप में लिखा गया। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाने में शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों को निश्चितता आ जाती है। ध्यान रखना, शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों में निश्चितता आ जाती है। चौथा पॉइंट है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया संतुलित बनी रहती है। अगला पॉइंट है इनकी सहायता से मापन एवं मूल्यांकन आसानी से संभव हो जाता है। छठा पॉइंट है श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता मिलती है। सातवां पॉइंट है उच्च अध्ययन में सहायता मिलती है, इसलिए व्यवहारिक रूप में लिखा गया है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की 3 मुख्य विधियां हैं जो इस प्रकार हैं। रॉबर्ट मेगर उपागम, दूसरा रॉबर्ट मिलर उपागम, तीसरा है RCEM उपागम। हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है एग्जाम में। पहला रॉबर्ट मेगर उपागम। रॉबर्ट मेगर उपागम, इस उपागम का प्रतिपादन रॉबर्ट मेगर ने सन 1962 में किया था। इन्होंने ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर अधिक बल दिया। रॉबर्ट मेगर ने 3 मानक बताए हैं। जिन परिस्थितियों में व्यवहार घटित हो रहा है उन परिस्थितियों का उल्लेख करना तथा अंतिम व्यवहार को निर्धारित करना। उदाहरण, जैविक विज्ञान वाटिका में ले जाना। अगला पॉइंट है कार्य प्रक्रिया का व्यवहार करना, जिससे पता चल सके कि बच्चे क्या करने में समर्थ होंगे। उदाहरण, मापन, पढ़ना, वर्गीकरण आदि। तीसरा पॉइंट है अंतिम व्यवहार कैसे होना चाहिए। अंतिम व्यवहार से आशय है उस व्यवहार से जो बच्चे के द्वारा पाठ के अंत में प्रदर्शित किया जाता है। पढ़ने के बाद सबसे अंत में जो प्रदर्शित किया जाता है वह उसका व्यवहार होता है। रॉबर्ट मेगर द्वारा प्रतिपादित कार्य सूचक क्रियाओं की सूची निम्नलिखित है। पहला, संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित कार्य सूची की कार्य क्रियाओं की सूची। अब लोग ध्यान रखना, संज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित कार्य क्रियाओं की सूची। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन वो ब्लूम द्वारा था और ये जो है व्यवहार वाला है रॉबर्ट मेगर जी द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट मेगर ने इसे 6 वर्गों में विभाजित किया। ध्यान रखना, इसे भी ब्लूम ने भी 6 वर्गों में विभाजित किया था, रॉबर्ट मेगर जी ने भी 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, ज्ञान का इसकी कार्य सूचक क्रियाएं हैं। परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापना, सूचना देना, प्रत्यास्मरण करना। पॉइंट को ध्यान रखना, 2020 में आ चुका है। प्रत्यास्मरण करना किसका पार्ट है तो ज्ञान में है। प्रत्याभिज्ञान, लिखना आदि। दूसरा पॉइंट है बोध। कार्य सूचक क्रियाएं इसकी हैं व्याख्या देना, अर्थापन करना, अनुवाद करना, प्रतिवादन करना, वर्गीकरण करना, प्रस्तुत करना, संकेत करना, निर्णय लेना, चयन करना आदि। तीसरा पॉइंट है प्रयोग। इसके कार्य सूचक क्रियाएं हैं। आप लोग क्रियाएं थोड़ा ध्यान रखें, जो मेन है पूछ लेता है। गणना करना, पूर्व कथन करना, जांच करना, प्रदर्शन करना, उपयोग करना, पता लगाना आदि। अगला पॉइंट है विश्लेषण। इसके कार्य सूचक क्रियाएं हैं विश्लेषण करना, विभाजित करना, तुलना करना, आलोचना करना, भेद करना, अलग करना, निष्कर्ष निकालना, पुष्टि करना आदि। अगर आप लोग ध्यान दें तो मैंने पहले ही कहा कि विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना, पार्टों में बांटना। तो आप लोग इस पॉइंट को कार्य सूचक क्रियाओं को देखें। विश्लेषण करना मिल जा रहा है, आप आंसर पकड़ लें आसानी से। विभाजित करना, अलग करना, तुलना करना, आलोचना करना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कि विश्लेषण का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट में डिवाइड करना। तो आलोचना करना, भेद करना, अलग करना, निष्कर्ष निकालना, पुष्टि करना, ये सारे पार्ट जो है विश्लेषण के आप आसानी से पकड़ सकते हैं इनके भाव को समझ के। अगला पॉइंट है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना। इसके कार्यसूचक क्रियाएं हैं वाद विवाद करना, निष्कर्ष निकालना, व्यवस्थित करना, समान्वीकरण करना, संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना, चयन करना आदि। अगला पॉइंट है मूल्यांकन। कार्यसूचक क्रियाएं इसकी हैं निर्णय लेना, दूर करना, आलोचना करना, बचाव करना, पहचानना, मूल्यांकन करना आदि।
इसका बी पॉइंट है भावनात्मक पक्ष से संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची। रॉबर्ट मेगर ने इसे भी 6 वर्गों में विभाजित किया। भावनात्मक को भी, अभी तक ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोगों ने देखा, संज्ञानात्मक पक्ष को वो भी 6 वर्गों में बांटा गया था। इसका पहला पॉइंट है आग्रहण। इसका कार्य सूचक क्रियाएं हैं स्वीकार करना, ग्रहण करना, सुनना, कथन करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चयन करना, सचेत रहना और नाम देना आदि। दूसरा पॉइंट है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। कार्य सूचक क्रियाएं इसकी है उत्तर देना, कथन करना, सूचीबद्ध करना, चुनना, लिखना, विकसित करना, आलेखन करना आदि। तीसरा पॉइंट है अनुमूल्यन। कार्य सूचक क्रियाएं इसकी हैं स्वीकार करना, प्रत्यभिज्ञान या पुनः पहचान करना, भाग लेना, इंगित करना, निर्णय लेना, प्रभावी करना, विकसित करना, प्राप्त करना। अगला पॉइंट है प्रत्ययीकरण। कार्य सूचक क्रियाएं इसका है, यही ध्यान रखना, कार्य सूचक क्रियाएं कुछ पूछता है। संबंध स्थापित करना, अंतर करना, विश्लेषण करना, प्रदर्शित करना, तुलना करना। अगला पॉइंट है व्यवस्थापन या संगठन। इसका कार्य सूचक क्रियाएं हैं संगठित या व्यवस्थित करना, निर्णय लेना, साथ संबंधित करना, निर्धारण करना, बनाना, उत्पादन करना, साहचर्य करना, चयन करना। अगला पॉइंट है चरित्रीकरण। कार्य सूचक क्रियाएं इसकी हैं विकसित करना, पुनरावृत्ति करना, परिवर्तन करना, सामना करना, पहचान करना, स्वीकार करना, निर्णय लेना, जांच करना आदि। दूसरा पॉइंट है रॉबर्ट मिलर। रॉबर्ट मिलर ने 1962 में अपने उपागम में मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों को विशिष्टीकरण किया है। मनोशारीरिक पक्ष से संबंधित कार्य प्रक्रियाएं रॉबर्ट मिलर ने इसे 6 वर्गों में विभाजित किया। सहज क्रियात्मक अंग संचालन का इसका कार्य सूचक है काटना, कड़ा करना, झटका देना, लंबा करना, ढीला करना, छोटा करना, शिथिल होना, रोकना, फैलाना आदि। दूसरा है आधारभूत अंग संचालन। कार्य सूचक क्रियाएं इसकी हैं आपड़ना, पकड़ना, रेंगना, पीना, कूदना, चलना, पहुंचना, चलना आदि। तीसरा पॉइंट है शारीरिक योग्यताएं। कार्य सूचक क्रियाएं इसका शुरू करना, सहन करना, झुकना, व्यवहार करना, बढ़ाना, सुधारना, चालू करना, रोकना आदि। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं इसका कार्य सूचक क्रियाएं हैं संतुलन करना, झुकना, पकड़ना, खोजना, खाना, अन्वेषण करना, खिलाना, स्मृति चित्रण करना, फेंकना, लिखना आदि। आप लोग ध्यान रखना, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, दोनों मिलती हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5वां पॉइंट है कौशल युक्त अंग संचालन। कार्य सूचक क्रियाएं नृत्य करना, ध्यान रखना, नृत्य करना, खोदना, चलना, गोता लगाना, बुनाई करना, संगीत वाद्य यंत्रों को बजाना, तैरना, टाइप करना आदि। 6 नंबर है सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। कार्य सूचक क्रियाएं नकल उतारना, भाव भंगिमा बनाना, बैठना, चित्रांकन करना, मुस्कुराना, खड़ा होना आदि। RCEM उपागम। इस उपागम का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा किया गया। पॉइंट ध्यान रखना, 2020 में पूछा गया है, 2020 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है RCEM का, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। आप लोग इसे याद रखना अच्छे से इस पॉइंट को। इस विधि के द्वारा मेगर और मिलर उपागम की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इस विधि के द्वारा जो मेगर जी ने दिया था, मिलर साहब ने दिया था, उपागम की उनकी कमियों को दूर किया गया है। इसमें कार्य सूचक क्रियाओं के स्थान पर मानसिक योग्यताएं नाम दिया गया। ध्यान रखना, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सारा पॉइंट, जो कार्य सूचक क्रियाएं था उनके स्थान पर यहाँ मानसिक योग्यताएं नाम दिया गया। इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला ज्ञान उद्देश्य, इसकी मानसिक योग्यताएं हैं, जो हम लोग पहले देख रहे थे उसमें कार्य सूचक क्रियाएं देख रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, मानसिक योग्यताएं। प्रत्यास्मरण करना, ध्यान रखना, प्रत्यास्मरण करना BEd 2020 में आ चुका है। दूसरा पुनः पहचान करना, उदाहरण छात्र प्रत्यास्मरण करने की योग्यता रखता है। दूसरा पॉइंट है बोध, इसी तरह से और भी हो जाएगा, छात्र पहचानने की योग्यता रखता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक योग्यताएं, संबंध देखना,
इसका उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना। इसका उदाहरण है छात्र डॉट तथा में संबंध की योग्यता रखते हैं। इसी तरह से आप और भी देख सकते हो, छात्र उदाहरण देने की योग्यता रखते हैं, छात्र वर्गीकरण करने की योग्यता रखते हैं, छात्र की पुष्टि करने की योग्यता रखते हैं। तो आप लोग और भी एग्जाम्पल बुक से देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है प्रयोग। मानसिक योग्यताएं इसकी है कारण बताना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना, पूर्व कथन करना। इसका उदाहरण है छात्र का कारण बताने की योग्यता रखते हैं, छात्र कारण बताने की योग्यता रखते हैं। और भी इसी तरह देख लीजिएगा, छात्र के बारे में परिकल्पना के निर्माण की योग्यता रखते हैं, छात्र का पूर्व कथन करने की योग्यता रखते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता। मानसिक योग्यताएं हैं विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। उदाहरण है छात्र का विश्लेषण करने की योग्यता रखता है। इसी तरह से देख लीजिएगा, छात्र संश्लेषण करने की योग्यता रखता है, छात्र मूल्यांकन करने की योग्यता रखता है। तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा और एग्जाम्पल। अगला पॉइंट है RCEM उपागम की विशेषताएं। इस विधि में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना सरल है। इसमें उत्पादन की जगह प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है। इस विधि में शिक्षा के सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा जा सकता है। इस विधि में मानसिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। मानदंड परीक्षा प्रश्न पत्र आसानी से बनाए जा सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों में विकसित होने के फलस्वरूप यह विधि अधिक उपयोगी है। RCEM मैसूर उपागम की सीमाएं। यह विधि केवल ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अधिक उपयुक्त है। इस विधि में मानसिक योग्यताओं को केवल 17 भागों में बांटा गया है, जबकि गिलफोर्ड ने 120 भागों में बांटा है। अतः इस विधि के अंतर्गत दी गई मानसिक योग्यताओं की संख्या पर्याप्त है। इस विधि के अंतर्गत यह निर्णय कर पाना कठिन होता है कि पाठ वस्तु को किस मानसिक क्रिया से संबद्ध किया जाए। मिलर विधि। डॉक्टर मिलर ने क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने की रीति को स्पष्ट किया। सर्वप्रथम अध्यापक को उस संकेत को बताना चाहिए जिससे आवश्यक क्रिया का संकेत मिलता है। संकेतों का विस्तृत वर्णन करना चाहिए जिससे अनुक्रिया हो सके। तीसरा पॉइंट है उस अनुक्रिया वस्तु का वर्णन करना जिससे उसकी संक्रिया बनाना है। चौथा पॉइंट है अध्यापन को उस क्रिया को लिखना चाहिए जिससे पूरा करना हो। और पांचवा पॉइंट है अंत में अध्यापक को पृष्ठपोषण देना चाहिए। साथियों, यह था इस टॉपिक का, अर्थात टॉपिक था सीखने के उद्देश्यों, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक वर्गीकरण का एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा है, फिर भी आप बुक पढ़िए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इस PDF को ले लीजिए और बार बार आप इसे दोहराइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। पहले वो प्रश्नों को देखेंगे जो BEd में या फिर अन्य एग्जामों में UP टेट, CTET में या BTC में आए हुए हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आइए देखते हैं साथियों प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जो BEd 2021 में आया हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि BEd 2021 में 11 प्रश्न इस टॉपिक से आ चुका है। तो पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? A. सिम्पसन, बा क्रेथाल, सा स्किनर, द बेंजामिन, यस ब्लूम। तो साथियों इसका सही जवाब है द बेंजामिनियस ब्लूम। अगला प्रश्न है सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है। BEd 2021 आ अनुप्रयोग, बा ज्ञान, सा संश्लेषण, द बोध। साथियों इसका सही अर्थ है, सही आंसर है द बोध। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से बोध है। 2021 में आ चुका है। अगला प्रश्न है नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। BEd 2021 अनुप्रयोग, बा ज्ञान, सा विश्लेषण, द बोध। साथियों इसका सही जवाब है अनुप्रयोग। नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। मैंने पहले बताया था कि जब कई चीज़ों को एक साथ करो उसे क्या कहते हैं? संश्लेषण। और जब कई चीज एक विचार को अलग कर दो तो उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक नए विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना, अर्थात संश्लेषण कर रहा है।
तो क्या कहलाएगा? आ अनुप्रयोग, बा ज्ञान, सा मूल्यांकन, दा संश्लेषण। तो यह कहलाएगा दा संश्लेषण। बीएड 2021 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है बीएड 2021। आ दृष्टिकोण और रुचियां, बा शारीरिक और मोटर कौशल, सा बौद्धिक कौशल, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा बौद्धिक कौशल। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आसानी से कर सकेंगे प्रश्न, क्योंकि मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वहां भी लिख दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है बीएड 2021? आ भावनात्मक क्षेत्र, बा क्रियात्मक क्षेत्र, सा ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं बीएड 2021? आ भावनात्मक क्षेत्र, बा मनोचालन क्षेत्र, सा संज्ञानात्मक क्षेत्र, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ भावनात्मक क्षेत्र। इसमें दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां परिलक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। मैंने पहले ही बताया था बीएड 2021 में आया है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आ संश्लेषण, बा विश्लेषण, सा बोध, दा मूल्यांकन। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा मूल्यांकन। मैंने पहले ही बताया था कि मूल्यांकन सबसे उच्चतम स्तर है और ज्ञान जो है वो सबसे निम्न स्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। आ संज्ञानात्मक डोमेन का, बा भावनात्मक डोमेन का, सा साइकोमोटर डोमेन का, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है आ संज्ञानात्मक डोमेन में। आप लोग देखे भी होंगे ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण, ये सारे पॉइंट उसमें हैं, तो आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं होना। हम लोगों ने देखा था कि उसमें 6 पॉइंट दिए गए थे, तो जो 6 पॉइंट थे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन था। ये सारी चीज़ें किसमें थी? ज्ञान की थी। 2021 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है बीएड 2021। आ छात्र एक प्रति लिख सकते हैं, बा छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, सा छात्र ग्राफ खींच सकते हैं, दा विद्यार्थी चित्र बना सकते हैं। साथियों इसका सही जवाब है बा छात्र ईमानदारी को महत्व देता है भावनात्मक क्षेत्र से। मैंने बताया भी था भावनात्मक क्षेत्र जिसके अंदर होता है ईमानदार होता है ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, किसी विषय के संज्ञानात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किया जाता है बीएड 2021 में। आ अनुप्रयोग, बा विश्लेषण, सा संश्लेषण, दा बोध। साथियों इसका सही जवाब है बा विश्लेषण। किसी संज्ञानात्मक संरचना को जानने के लिए कुछ भागों में विभक्त करना विश्लेषण कहलाता है और जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, देखना विश्लेषण और संश्लेषण दोनों आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है बीएड 2020? आ ज्ञानात्मक पक्ष, बा भावनात्मक पक्ष, सा क्रियात्मक पक्ष, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है सा क्रियात्मक पक्ष। 2020 में 6 प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से और 2021 में 11 प्रश्न। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग पूरा प्रश्न बार बार देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है बीएड 2020? आ चरित्रीकरण, बा अवधारणा, सा अनुमूल्यांकन, दा अनुक्रिया। साथियों इसका सही जवाब है आ चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का चरित्रीकरण सबसे उच्च स्तर है और सबसे निम्न आग्रहण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया है बीएड 2020? आ बीएस ब्लूम द्वारा, बा सिम्पसन द्वारा, सा केथवाल द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा सिम्पसन द्वारा। अगला प्रश्न है, भावनात्मक पक्ष का संबंध है बीएड 2020 में पूछा गया है। आ ज्ञान से, बा प्रशंसा से, सा मूल्यांकन से, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा प्रशंसा से। मैंने पहले ही कहा था अगर किसी की प्रशंसा कर दो तो खुश हो जाता है, तो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है
ध्यान रखना, मैंने कहा था हर चीज़ के क्रियात्मक पक्ष आप लोग ध्यान रखिए। तो बीएड 2020 में पूछा गया है, आ ज्ञान से, बा बोध से, सा प्रयोग से, दा मूल्यांकन से। साथियों इसका सही जवाब है आ ज्ञान से। जो क्रियासूचक प्रत्यय स्मरण है ये किस में आता है? ज्ञान में। अगला प्रश्न है RCEM का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म, बीएड 2020 में पूछा गया है। आ रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, बा रियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, द रिपब्लिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे आसानी से बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है या कथन किसने कहा? री एग्जाम 2020-21। RI के डेविड, बी कॉटर बी गुड, सा BS ब्लूम, द BS स्किनर। साथियों इसका सही जवाब है सा BS ब्लूम। री एग्जाम 2020-21 में पूछा गया था। री एग्जाम 2020-21 में 4 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है और अब री एग्जाम 2021-22 जो होने वाला है इसमें भी प्रश्न निश्चित रूप से इस टॉपिक से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का ही सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ तो सीमित दायरा है। आप प्लीज़ मैक्सिमम लोग तो पहुँचाइए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं अगली बार देंगे 2022 में वार्षिक एग्जाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी, सब्जेक्टिव होगा तो टॉपिक तो पढ़ ही सकते हैं। तो आप हर किसी को शेयर कीजिए प्लीज़ जो बीएड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकता है? री एग्जाम 2020-21। आ ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बा भावनात्मक क्षेत्र में, सा मानकीकृत मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, द सभी क्षेत्र में। साथियों इसका सही जवाब है द इनमें से सभी। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकता तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक सभी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है? री एग्जाम 2020-21। आ अधिगम प्रक्रिया को सरल, बा मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, सा शिक्षा के लिए विषय वस्तु को सरलता से समझना, द शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। साथियों इसका सही जवाब है आ अधिगम को सरल। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया? री एग्जाम 2020-21 में। आ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बा ब्लूम के वर्गीकरण, सा आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत, द उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा ब्लूम के वर्गीकरण को रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया? ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसको बेस बनाकर व्यवहारिक रूप में लिखा। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष में है आ ज्ञान बोध, बा अनुप्रयोग, सा अब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। BTC 2018 में आ चुका है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सा था साथियों? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें ज्ञान और अनुप्रयोग दोनों है तो इसका जवाब हो जाएगा सा। आ और बा दोनों। आप लोग बार बार बुक को पढ़िए अच्छे से। अगला प्रश्न है बोध का आधार होता है? आ अत्यंत सूक्ष्म, बा गहरा, सा अलौकिक, द उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए, आ 1956 में। अगला प्रश्न है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा 3। अगला प्रश्न है ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग है? आ ज्ञानात्मक, बा भावनात्मक, सा क्रियात्मक, द ये सभी। तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं इसे अगर आप ध्यान से देखे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द सभी। ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों में बांटा था। अगला प्रश्न है निम्न में से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता किस कारण से हुई? आ उद्देश्य प्राप्ति के लिए, बा परीक्षण के प्रश्नों को चयन करने के लिए, सा शिक्षण के व्यूह रचना के लिए, द ये सभी। तो साथियों इसका सही जवाब है द ये सभी। अगला प्रश्न है RCEM के मतानुसार अनुदेशात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं आता? संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान, प्रयोग। साथियों इसका सही जवाब है
आ संश्लेषण नहीं आता, विश्लेषण ज्ञान प्रयोग आता है। अगला प्रश्न है अनुदेशात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते। ध्यान रखना, किसकी भूमिका नहीं निभाते। भविष्यवाणी करने में, बा पाठ्यक्रम तथा अधिगमित अनुभवों में, सा शिक्षण बिंदुओं के चयन में, दा मूल्यांकन तकनीकी के चयन में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ भविष्यवाणी करने में भूमिका नहीं निभाते। बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है किन कारणों से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करने की जरूरत होती है। आ शिक्षण की व्यूहरचना हेतु, बा परीक्षण प्रश्न के चयन हेतु, सा उद्देश्य प्राप्ति के लिए, दा ये सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा ये सभी। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम महोदय ने विभाजित किया था। भावनात्मक लक्ष्य को 6 पदों में बांटा था। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं इसको भी। सही जवाब हो जाएगा कृथवाल और मसीहा महोदय जी ने। अगला प्रश्न है मनोशारीरिक जिसे क्रियात्मक कहते हैं लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया था। सेम प्रश्नों को 6 भागों में बांटा था। तो अब उसके लेखक पूछ लिया रहे कौन दार्शनिक कौन बांटा है। तो मनोशारीरिक क्रियात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा सिम्पसन महोदय जी द्वारा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ष के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं को किया था। आ ज्ञानात्मक, बा ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक, सा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, दा ये सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा ज्ञानात्मक और भावात्मक इन दोनों को कार्य सूचक क्रियाओं को रॉबर्ट महोदय ने लिखने के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने। साथियों इसका सही जवाब है बा रॉबर्ट मेगर महोदय ने। अगला प्रश्न है क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। तो इसका सही जवाब है सा रॉबर्ट मिलर ने। अगला प्रश्न है ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को बताए हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं इसके जवाब सा 6 वर्गों में। ब्लूम ने भावनात्मक उद्देश्यों को बताए हैं। तो आप लोग आसानी जवाब दे सकते हैं। इसका भी सही जवाब है 6 वर्गों में। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को बताए हैं। तो इसका भी जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं 6। अर्थात ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों को ब्लूम महोदय ने 6 वर्गों में बांटा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी भी पूछे तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक हैं। तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर बीएस ब्लूम महोदय ने। अगला प्रश्न है मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है। क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों, कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा ज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों। अगला प्रश्न है कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से है अर्थात संबंधित है। आ अवबोध, बा अनुक्रिया, सा रुचियां तथा आदतें, दा उपयोग। साथियों इसका सही जवाब है आ अवबोध। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है ज्ञान और अंतिम क्या है मूल्यांकन। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है आ ही गया। इसका सही जवाब हो जाएगा दा मूल्यांकन। अनुदेशात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है पाठ्य योजना का निर्माण, अधिगम का मूल्यांकन, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना का निर्माण, अधिगम का मूल्यांकन, प्रश्न पूछना, ये तीनों। ब्लूम के अनुसार भावनात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है अधिग्रहणता, ज्ञान, बोध, ज्ञान प्रयोग। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ अधिग्रहणता। अगला प्रश्न है भावनात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ आग्रहण और अंतिम क्या है चारित्रीकरण। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। भाव पक्ष का अंतिम स्तर है तो पूछ लिया। तो इसका सही जवाब है दा चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है तो आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ
उत्तेजना, और ध्यान रखना अंतिम पक्ष क्या है, आदत निर्माण, आदतों का निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है, तो आदतों का निर्माण। इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र के अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है बा, भावनात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, क्रियात्मक पक्ष। प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, व्याख्या एवं निर्माण करना किसके अंतर्गत आता है, साथियों इसका सही जवाब है बा, बोध। अगला प्रश्न है, भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, विश्लेषण। मैंने कहा था किसी चीज को अलग करना तो विश्लेषण, और अगर जोड़ना है तो संश्लेषण। तो यहाँ भेद अर्थात अलग कर रहा है, अंतर कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, संगठित एवं संक्षिप्त करना किसके अंतर्गत आता है। मैंने पहले ही कहा भेद अलग करना विश्लेषण, और संगठित करना जोड़ना संश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, आलोचना करना किसमें आता है, आ ज्ञान, बा बोध, सा विश्लेषण, दा मूल्यांकन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा मूल्यांकन। कहते हैं उसका मूल्यांकन करो, आलोचना करना। अगला प्रश्न है, मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया, आ शिक्षक के लिए, बा सैन्य प्रशिक्षण के लिए, सा छात्रों के लिए, दा मूल्यांकन के लिए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, सैन्य प्रशिक्षण के लिए। आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी सोचो कि ये एजुकेशन से जुड़ा है छात्रों के लिए हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, सैन्य प्रशिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, अधिक्रमित अनुदेशों के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने किसने बल दिया, आ ब्लूम, बा स्मिथ, सा रॉबर्ट मेगर, दा रॉबर्ट मिलर। साथियों इसका सही जवाब है बा, स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है, आ ज्ञान, बा बोध, सा प्रयोग, दा विश्लेषण। साथियों इसका सही जवाब है आ ज्ञान। हम लोगों ने क्रिया पक्ष को देखा था, उसमें था प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न है, सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है, सारा क्रिया पक्ष पूछ रहा है, आ ज्ञान, बा बोध, सा प्रयोग, दा विश्लेषण। साथियों इसका सही जवाब है बा, बोध। बोध में सामान्यीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है, आ ज्ञान, बा बोध, सा प्रयोग, दा विश्लेषण। साथियों इसका सही जवाब है सा, प्रयोग में। अगला प्रश्न है, अनेक को एक करना, हमने पहले ही कहा था अलग करना विश्लेषण, एक करना संश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, संश्लेषण। एक को अनेक करना क्या कहलाएगा, अर्थात एक को अनेक अर्थात अलग कर रहा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा दा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर तरफ जाते हैं, आ ज्ञात, ज्ञान, बा बोध, सा संश्लेषण, दा विश्लेषण। साथियों इसका सही जवाब है सा, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है, आ ज्ञान, बा बोध, सा विश्लेषण, दा विश्लेषण, संश्लेषण, दा विश्लेषण। साथियों इसका सही जवाब है सा, विश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है। अगला प्रश्न है, मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टेक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया, आ बी.एस. ब्लूम, बा रॉबर्ट मेगर, सा डॉक्टर R.H. दुबे, दा सिम्पसन। साथियों इसका सही जवाब है दा सिम्पसन महोदय। अगला प्रश्न है, बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है या किसके अंतर्गत आती है, आ उत्तेजना, बा प्रचरण, सा ज्ञान, दा सामंजस्य। साथियों इसका सही जवाब है बा प्रचरण। साथियों यह था इस टॉपिक का 67 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्न थे, चाहे B.Ed 21-20 या री एग्जाम 2020-21 में मैंने रखा, जो BTC में आया है उसको भी रखा,
तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हमने रखा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक संबंधित जो भी प्रश्न थे, मैंने पहले ही बताया कि इस टॉपिक संबंधित 21 प्रश्न अब तक बीएड में आ चुके हैं, 2020, 21 और री एग्जाम मिलाकर। तो 2021-22 जो री एग्जाम हो रहा है, निश्चित रूप से इस टॉपिक से निश्चित रूप से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बार बार पढ़िए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और वीडियो को बार बार देखिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। साथ में जो हम लोग कल देखेंगे वो टॉपिक रहेगा यही पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, लेकिन इसका यूनिट 2 यूनिट खत्म हो गया। यूनिट 3 रहेगा विभिन्न पहलुओं का आकलन। उसका टॉपिक पहला रहेगा बुद्ध का आकलन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रशिक्षण। हाँ ठीक है। आप लोग जो टॉपिक बताया जाता है उसे बुक से अच्छी तरह से तैयार करें तथा मेरे साथ टेस्ट देते रहें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा वहां पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल कर हम आप लोगों से जुड़े हैं। इसका दायरा आगरा यूनिवर्सिटी का सीमित है, तो आप लोग अगर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम वीडियो को बनाते रहेंगे और आप लोगों से जुड़े रहेंगे। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो एनुअल एग्जाम देंगे उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, दोनों में फ़ायदा होगा। आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।